काशी के ज्ञानवापी पर धर्मगुरुओं से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा हुआ है और अब काशी में इस मुद्दे पर केरल में भी जहर उगला गया है। जहर भड़काने का, जहर माहौल खराब करने का, और ये आरोप लगा है विवादित मुस्लिम संगठन पीएफआई पर। लेकिन पहले ज्ञानवापी पर क्या है अपडेट, वो आपके सामने। वाराणसी जिला कोर्ट में कल अहम फैसला होगा। कोर्ट ये फैसला करेगा कि आगे की सुनवाई किन बिंदुओं पर हो और कैसे हो। आज कोर्ट में 45 मिनट तक पहली सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष केस खारिज करने की लगातार मांग करता रहा। हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट साझा करने की मांग अपनी कोर्ट के सामने रखी। वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 पर जमकर बहस हुई कोर्ट के अंदर, और अब यह फैसला जो है वो कल आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस मुद्दे पर सियासी गलियारों से लेकर धर्मगुरुओं के बीच तक घमासान मचा हुआ है। काशी के इस मुद्दे पर केरल में भी जहर उगला गया, जहर भड़काने का, जहर माहौल खराब करने का, और यह आरोप लगा है विवादित मुस्लिम संगठन पीएफआई पर। काशी से अब केरल पहुंचा ज्ञानवापी विवाद। ज्ञानवापी पर सुलगाने की साजिश में जुटा पीएफआई। ज्ञानवापी पर उत्तर से दक्षिण तक घमासान। इंशाअल्लाह और तो बच्चों इंशाअल्लाह और तो बच्चों पाकिस्तान बांग्लादेश पिता के कंधे पर बैठा हुआ बच्चा प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है और भीड़ भी इस नारेबाजी में बच्चे का पूरा साथ दे रही है। लोग मोबाइल के कैमरे से बच्चे के भड़काऊ नारों का वीडियो भी बना रहे हैं। इंशाअल्लाह और तो बच्चों तस्वीरें केरल के अलप्पुझा की हैं, जहां शनिवार को पीएफआई ने आरएसएस और बीजेपी के विरोध में सेव द रिपब्लिक के तहत रैली निकाली। मार्च के दौरान भी भीड़ ने जमकर भड़काऊ नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पीएफआई की रैली में हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी गई है और इस विरोध का चेहरा एक छोटे बच्चे को बनाया गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इन रैलियों से पीएफआई बच्चों का इस्तेमाल कर मुस्लिम समाज को भड़काना चाहता है। बाबरी और ज्ञानवापी मामले को जोड़कर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश, हिंदुओं को धमकी देकर देश का माहौल खराब करना चाहता है पीएफआई। पुलिस पर भी भड़काऊ नारेबाजी पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा है। इस तरीके की गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 83 का उल्लंघन है, और जो कोई भी बच्चे को एक्चुअल चार्ज में अपने पोजीशन में रख के, अपने साथ रख के इस तरीके के काम करवाता है, वो भी जेजे एक्ट की धारा 75 में अपराध है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पीएफआई विवादों में है। इससे पहले भी पीएफआई को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और उसको लेकर शुरू हुआ विवाद दूर तक फैल चुका है। ज्ञानवापी के बाद मथुरा और दिल्ली का कुतुब मीनार भी विवाद की चादर में ढक गया है। क्या है कुतुब मीनार का विवाद, और कुतुब मीनार से ऐसी खबरें क्या फैली जिसने आज खलबली मचा दी? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फिल्मी पर्दे से लेकर हकीकत की दुनिया में भारत की शान और दुनिया की सबसे ऊंची मीनार यानी कुतुब मीनार पर भी अब विवाद के काले बादल गहरे होते जा रहे हैं। कुतुब मीनार पर मची तकरार के बीच जिस एक तस्वीर ने हलचल तेज कर दी है वो ये है। दिल्ली पुलिस के साथ कुतुब मीनार के पास नजर आ रहे ये कोई वीआईपी पर्यटक नहीं बल्कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की टीम के सदस्य हैं।
शनिवार सुबह केंद्र की तरफ से 10 से 12 लोगों की टीम कुतुब मीनार पहुंची, जिसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। टीम ने 2 घंटे तक कुतुब मीनार परिसर में जायजा लिया। इस दौरे के बाद खबर फैल गई कि कुतुब मीनार में खुदाई की तैयारी की जा रही है, जिससे पारा भी कुतुब मीनार की तरह बुलंद होने लगा। खुदाई की सच्चाई से पहले आपको बता दें कि आखिर विवाद है क्या। दरअसल बीते कुछ दिनों से हिंदू संगठनों की तरफ से कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताकर पूजा अर्चना की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर हैं। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसलिए कुतुब मीनार परिसर हिंदुओं को वापस किया जाए ताकि वहां पूजा पाठ शुरू हो सके। इसी मांग की अर्जी दिल्ली के साकेत कोर्ट में दी गई है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। यानी कल ये फैसला होगा कि कुतुब मीनार मामले की सुनवाई जारी रहेगी या फिर नहीं। इधर मुस्लिम संगठनों ने ज्ञानवापी कुतुब मीनार जैसे मुद्दों को लेकर पीएम को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। 1 सप्ताह का समय प्रधानमंत्री को, हुकूमत को दिया जाना चाहिए कि वो इस पर, इन हालात पर, मुल्क के हालात पर अपनी लबकुशाई करें, कोई सख्त कार्रवाई करें और मिलने का समय दे ताकि हम अपने जो जमीनी मसाइल हैं वो उन तक पहुंचा सकें। जबकि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुतुब मीनार में किसी तरह की खुदाई के फैसले को बेबुनियाद बताया है। कुतुब मीनार में भारत सरकार के द्वारा कोई कदम उठाने का निर्णय अभी तक लिया नहीं, इसीलिए जो भी न्यूज़ है वो गलत है। ऐसा गलत प्रचार करना और लोगों में भड़काने के लिए जो कुछ लोग, कुछ मीडिया ज्यादा प्रयास करे, ये बहुत ठीक नहीं रहता है। विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार भी कंट्रोवर्सी की उस अनचाही लिस्ट में शामिल हो गई है, जिस पर बार बार हंगामा हो रहा है। कुतुब विवाद पर सुनवाई जारी रहेगी या नहीं, इसको लेकर सबकी निगाहें दिल्ली के साकेत कोर्ट की तरफ लगी हैं। बात करेंगे बिहार की, जहां चुनाव में 3 साल बाकी है, लेकिन सियासी घमासान हाई है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रहे हैं और अटकलों के बाजार में नीतीश के फिर से बीजेपी से मोहभंग की खबरें भी खूब तेज हो रही हैं। बिहार में बहार है, अटकलों की बयार है। अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राह अलग अलग नजर आ रही है और अटकलें हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी जेडीयू की दोस्ती को अदावत में बदल सकता है। 27 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। साथ ही जेडीयू के नेताओं और विधायकों को अलर्ट मोड में भी रख दिया है। इसके पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों के ही सुर इस मुद्दे पर मिलते रहे हैं और तेजस्वी की जीत पार्टी नेता बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं और वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। विकास में किसी भी व्यक्ति को देखकर नहीं, विकास में जो गरीब का पैमाना है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित परिवार है, उसको हम लोग सामने रखकर काम करते हैं। और इन्हीं अलग अलग सुर ने आरजेडी को नीतीश के करीब आने का मौका दिया और अब नीतीश के हर दौरे पर जानकारों की बारीक नजर है। कल सीएम नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर हैं और इतिहास गवाह है, जब नीतीश राजगीर जाते हैं तो सियासी भूचाल लाते हैं। 2017 में जब नीतीश गठबंधन से बाहर हुए थे तो उससे ठीक पहले वो कुछ दिन के लिए राजगीर दौरे पर थे। 2017 में आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव के घर पर सीबीआई ने जब छापेमारी की थी तो उसकी आंच डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव पर भी आई थी। नीतीश कुमार ने तब इसे भ्रष्टाचार का मामला बताकर संबंध तोड़ लिया था, गठबंधन छोड़ दिया था और फिर सरकार बीजेपी के साथ बना ली थी। वक्त ने करवट ली, एक बार फिर सीबीआई लालू के घर पहुंच गई, लेकिन इस बार जेडीयू खामोश है। दिल्ली एनसीआर में जो मौसम ने करवट बदली। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन पहली ही बारिश ने मुश्किलें भी खूब बढ़ाई। कहीं ट्रैफिक जाम हुआ तो कहीं जल भराव, और इस जल भराव में सरकारों और प्रशासन के दावे भी धुल गए। राजधानी में कुछ घंटों की बारिश ने सरकार और नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। ये
प्रहलादपुर की तस्वीरें हैं जहां अंडरपास में पानी भर गया और ये ट्रक फंस गया। प्रहलादपुर में पुल के नीचे पानी भर गया तो वसंत विहार में पुल के ऊपर। ड्रेनेज और साफ सफाई का काम सही से नहीं हुआ, इसलिए जल भराव हुआ और इसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। महरौली बदरपुर रोड पर तो प्री मानसून की बारिश ने सड़क निर्माण में घोटाले की पोल खोल दी। सड़क धंस गई और यहाँ 2 बसें फंस गई। बारिश के साथ हवा बहुत तेज थी, इसलिए कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। पूरी दिल्ली में 100 से ज्यादा इलाकों में पेड़ टूटे। राजधानी दिल्ली के एक इलाके में मौजूद हूँ। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर तेज हवाओं के चलते यहाँ पर देखिए एक जो पेड़ है वो यहाँ पर गिर गया है। हालांकि पूरी रोड उसने घेर ली है। बारिश और सिस्टम की नाकामी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और ये कहानी सिर्फ राजधानी की नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गुरुग्राम के बसिया रोड पर पानी इतना ज्यादा था कि बस के अंदर घुस गया। गुरुग्राम के कई इलाकों में घंटों का ट्रैफिक जाम लगा और इस जाम के बीच पुलिसकर्मी डिवाइडर पर चढ़कर ट्रैफिक चलाते दिखे। अब गुरुग्राम सेक्टर 53 से 56 को जाने वाले अंडरपास की तस्वीरें देखिए, जहां पानी भर गया और ये कार फंस गई। गुरुग्राम के हालात देखकर जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम करने की एडवाइजरी जारी कर दी है, पर पहली ही बारिश में सरकार और प्रशासन के दावे पानी में बह गए और गुरुग्राम या फिर दिल्ली, जल भराव और ट्रैफिक जाम ने सोमवार की सुबह लोगों की परेशानी बहुत बढ़ा दी। कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रोज उमड़ता है भक्तों का हुजूम। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद केदारनाथ यात्रा की शुरुआत 6 मई को हुई और इसके साथ ही बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड भले बढ़ गई हो, लेकिन भक्तों के भक्ति भाव में कोई कमी नहीं आ रही है। भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के दर पर शीश झुकाने दूर दूर से चले आ रहे हैं। 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में 21 मई तक 2,83,188 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मतलब करीबन रोजाना 17,700 लोगों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। लेकिन भक्तों का ये सैलाब बाबा केदारनाथ धाम के लिए संकट का अलर्ट लेकर भी आ रहा है। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की वजह से पहाड़ों पर ये नई समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की ये भीड़ अपने साथ ला रही है ऐसा कूड़ा। देखिए, पहली नजर में लगता नहीं कि ये बाबा के धाम केदारनाथ की तस्वीरें हैं। यहाँ इस कूड़े वेस्ट में ज्यादातर प्लास्टिक है। प्लास्टिक का कूड़ा पहाड़ों पर कूड़े का ढेर लगा रहा है, जो पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील केदारनाथ के लिए भारी संकट बनता जा रहा है। इस कूड़े से खतरा सिर्फ प्रदूषण का नहीं, बल्कि केदारनाथ में तबाही का संकट भी है। वजह जानिए। प्लास्टिक अपने नीचे कुछ भी नहीं होने देता। वहाँ पर बुग्याल, जड़ी बूटी जो है प्लास्टिक के नीचे होगा क्या कि जब कोई घास नहीं होगी तो थोड़ी सी बारिश से वहाँ पर इरोजन बहुत तेजी से होगा, और जब इरोजन तेजी से होगा तो वही एक बड़े लैंडस्लाइड का कारण बनता है। वैसे भी केदारनाथ तो बहुत संवेदनशील स्थान है। 2013 जून की त्रासदी बहुत हाल की घटना है। पर्यटक हैं, उनको इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। पहाड़ों पर पर्यटक और श्रद्धालु जो प्लास्टिक का कचरा छोड़कर जा रहे हैं, प्रशासन उन कचरों को नीचे इलाकों से तो हटा दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे लापरवाही के कचरे का अंबार बढ़ता जा रहा है।
एबीपी न्यूज की सलाह है कि अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहाड़ों पर आने वाले लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचें। प्लास्टिक की जगह कागज की थैली का इस्तेमाल करें। ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटक कोशिश करें कि जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे पहाड़ से उतरते समय अपने साथ ले आएं और नीचे इलाकों के कूड़ेदान में डाल दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आसन साफ होगा तो मन भी साफ होगा। इसीलिए बाबा के धाम को साफ रखने की जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की है, उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी पर्यटक और श्रद्धालुओं की भी है। काशी का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। आज बात जरूर काशी की करेंगे, लेकिन नजरिया एक नहीं बल्कि दो होंगे। केंद्र में काशी होगा, लेकिन उसकी दो अलग अलग कहानियां होंगी। और दो कहानियां इसलिए क्योंकि एक तरफ काशी लगातार ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की वजह से चर्चा में बना हुआ है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मस्जिद परिसर के भीतर शिवलिंग मिला है और उन्हें पूजा का हक मिलना चाहिए। कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। और काशी के चर्चा में होने की दूसरी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा। काशी और क्योटो की तुलना, उस वादे का विश्लेषण जब मोदी ने कहा था कि काशी को क्योटो बनाएंगे। तो आज दोनों मुद्दों की बात होगी। कोर्ट में मामला कितना आगे बढ़ा और काशी क्योटो बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ तो काशी में आदि विश्वेश्वर हैं जो कि स्वयंभू हैं, कभी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, वो अनंत काल से वहाँ पे उसी स्थान पे विद्यमान है। मन में क्या है? मन में बाबा है, मन में भोलेनाथ है, मन में 110 करोड़ जो भारतवासियों का सनातन धर्म मेरे साथ। आपका नाम क्योंकि बाबा विश्वेश्वर का आदि शिवलिंग वहाँ पर है। 2000 वर्षों से वहाँ पर पूजा अर्चना जो है कुलपति तिवारी महंत जी का परिवार करता रहा है, इसलिए वहाँ पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। परंपराओं को बनाए रखते हुए क्योटो और वाराणसी दोनों एज नगर हेरिटेज सिटी में, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। दुनिया के नक्शे पर वो दो शहर जिनका नाम अक्सर साथ लिया जाने लगा है। हिंदुस्तान और जापान के बीच रिश्ता कायम करने वाले दो नाम जो अब साथ साथ लिए जाते हैं। एक का नाम है काशी और दूसरा है क्योटो। काशी हिंदुस्तान की धार्मिक नगरी है और क्योटो जापान का सबसे प्राचीन और धार्मिक शहर। प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान दौरे पर है और जापान की जमीन पर कदम रखने के साथ ही काशी क्योटो का नाम फिर से गूंजने लगा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि आज काशी की कहानी दो नजरियों से होगी, इसलिए क्योटो वाली चर्चा से पहले आपको काशी को लेकर हो रही पहली चर्चा का ब्यौरा दे देते हैं। हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए। पूरे हिंदुस्तान में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर गरमाया विवाद चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सर्वे होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के वजू खाने वाले तालाब में शिवलिंग मिला है।
16 तारीख को जब पहुँचे तो वहाँ पे पहले से ही टीम, चूँकि उसमें मछलियाँ भी थी तो मत्स्य विभाग से भी जो अधिकारी थे वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके अलावा पानी ड्रेन करने के लिए पंप भी लगे हुए थे। वो 10-15 मिनट में वो पानी ड्रेन कर दिया गया और उसके बाद जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा था कुछ आकृति सामने दिखने लगी थी लोगों को। अब वो आकृति क्या थी उसी पे बहस मेन था। फिर मेन चलना शुरू किए, सफाई शुरू हुई। जब पूरी तरह से उसको साफ कर लिया गया तो एक पक्ष ने उसको बोला फव्वारा है और दूसरे पक्ष ने बोला कि ये शिवलिंग है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष ने तो शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका भी दाखिल कर दी है। मैं जो विश्वनाथ का महंत हूँ और मेरे पूर्वजों द्वारा वो शिवलिंग स्थापित है। उसके 4 मंडप है। मैं आ गया हूँ याचिका दाखिल करने विश्वेश्वर नाथ की तरफ से, विश्वेश्वर नाथ महादेव की तरफ से, जो विश्वेश्वर नाथ हैं उसके लिए आया हूँ। और कोई अगर विरोधी कहता नहीं लिंग है तो मैं कहता हूँ लिंग है। सोमवार को जिला जज ने मामले की सुनवाई की है। आदेश मंगलवार को आएगा और पूरे देश की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि कोर्ट किसकी दलील पर यकीन करता है। तो ये तो हुई काशी को लेकर छिड़ी धार्मिक बहस की कहानी, यानी काशी को लेकर पहले नजरिए की बात। अब बात करते हैं काशी के दूसरे नजरिए की, और काशी की दूसरी तस्वीर की चर्चा शुरू होती है क्योटो के साथ। देश की राजधानी दिल्ली से 5,500 किलोमीटर दूर है जापान का क्योटो शहर। काशी के साथ क्योटो की बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद अपनी संसदीय नगरी वाराणसी से वादा किया था कि वो काशी को क्योटो बना देंगे। वाराणसी जैसे वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी को, वेद काल में से भी पहले की, यानी शायद दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के रूप में उसका वर्णन आता है। परंपराओं को बनाए रखते हुए क्योटो और वाराणसी दोनों एजा नगर हेरिटेज सिटी में है, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। 2014 में पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे काशी क्योटो एग्रीमेंट कहा गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादा हुआ था, वादे को हकीकत बनाने के लिए कोशिशें भी शुरू हुई और काशी को क्योटो बनाने की योजनाएं भी बनी और इन योजनाओं पर काम भी शुरू हुआ। घाटों, मंदिरों, गलियों का शहर काशी अब क्योटो जैसा हो जाएगा। जापान की होली सिटी क्योटो जैसा हो जाएगा। दोनों शहरों को नदियां चूमती हुई गुजरती हैं। दोनों शहरों की गलियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। सवाल यह है कि क्या काशी क्योटो बनने की दिशा में आगे बढ़ा है? क्या काशी कभी क्योटो बन पाएगा? काशी के क्योटो बनने में मुश्किल कहां आ रही है और वो क्या है जो काशी को क्योटो बनने से रोक रहा है? ऐसे हर सवाल का जवाब देने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जापान के धार्मिक शहर क्योटो में मौजूद हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की जनता से, काशी की जनता से वायदा किया कि वो इसे क्योटो जैसा बना देंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2014 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। 2015 में काशी के तमाम अधिकारी क्योटो का दौरा करके गए हैं। क्योटो के दौरे के बाद उन्होंने काशी में इसकी शुरुआत कर दी है। वो कौन सी 5 बातें हैं जो काशी को क्योटो बनाएंगी, वो हम आज आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। चौड़ी, खुली और चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैफिक नियमों का पालन करते नागरिक, फुटपाथ से दूर हटकर अपनी मर्यादा में रहने वाली दुकानें। क्योटो की पहचान एक पर्यटन शहर के तौर पर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि काशी के क्योटो बनने में अड़चनें कहाँ हैं। क्योटो शहर में पहुंचने पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है यहाँ का ट्रैफिक अनुशासन, जहाँ काशी की तरह बम्पर से बम्पर सटाकर वाहन नहीं चलते।
क्योटो को क्योटो बनाने की शुरुआत की मिसाल सबसे पहले ट्रैफिक अनुशासन में ही दिखाई देती है, जो काशी में नहीं है। काशी के क्योटो बनने में दूसरी अड़चन का नाम है अतिक्रमण, जहां दुकानें अपने दायरे से बाहर निकलकर सड़कों तक आ जाती हैं, लेकिन क्योटो में ऐसा नहीं है। काशी कैसे बनेगा क्योटो? देखिए, काशी और क्योटो में जो अंतर है ना, वो ये है कि क्योटो में फुटपाथ पर अवैध कब्जे नहीं है। क्योटो में जो दुकानें हैं वो फुटपाथ पर बढ़ी हुई नहीं है। क्योटो में गाड़ियों की पार्किंग फुटपाथ पर नहीं है, और ये बात है जो क्योटो को काशी से अलग बनाती है, और यही वो बात है जो काशी को क्योटो जैसा बनाएगी। यही वजह है कि दुकानें फुटपाथ से दूर हैं, और इसीलिए फुटपाथ पर क्योटो में साइकिल ट्रैक बना हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पर साइकिल चला रहा हूँ क्योटो शहर में, और यहाँ पर लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि साइकिल यहाँ पर शान की सवारी है, जबकि बनारस में साइकिल चलाना मुश्किल की सवारी है। सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस वजह से लोग साइकिल चलाना पसंद नहीं करते हैं। और क्योटो में लोग साइकिल बहुत मज़े से चलाते हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर साइकिल चलाते हैं कि सरकार को यहाँ पर साइकिल पाथ बनाने पड़े हैं। और देखिए, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, जो मौसम है, वो भी इसमें मदद करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए लोग साइकिल यहाँ पर शान से चलाते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए भी साइकिल चलाने को यहाँ पर प्रमोट करती है सरकार। ये देखिए, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर साइकिल बड़े शान से चलाते हैं। काशी में क्योटो वाली इस तस्वीर को सच करके दिखाना चुनौती तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काशी में काम नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं है कि काशी की तस्वीर बदल नहीं रही है। एक वक्त था जब काशी में बिजली के तारों का ऐसा जाल था कि गलियों से आसमान तक दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब इसे हटाने का काम तेजी से चल रहा है। काशी की बदली हुई इस तस्वीर की सबसे बड़ी मिसाल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है, और इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, बल्कि वाराणसी की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस बात की पड़ताल की है कि कॉरिडोर बनने से क्या और कितना फायदा हुआ है। दरअसल बनारस को एक विश्व स्तरीय स्थान तो पहले मिला ही था, लेकिन जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से यहाँ लोगों की आवाजाही बढ़ी है, और देखने के लोग इच्छुक हैं, दर्शन करने के इच्छुक हैं, उससे रुकने ठहरने के लिए भी यहाँ स्थानों की संख्या बढ़ी है। यानी होटल व्यवसाय में भी बहुत तेजी आई है। जगह जगह आपको होटल दिखाई देंगे। कुछ पुराने होटल हैं, लेकिन गलियों में, जब छोटी छोटी गलियों में आप जाएंगे तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। तो पिछले 6-8 महीना, 1 साल जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से क्या तेजी आई है और बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, और रेस्टोरेंट और होटल का ही मेन बिजनेस चल भी रहा है अच्छे से। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या का नतीजा ये है कि होटल, बाजार, टैक्सी, रिक्शे से जुड़े हर इंसान का काम आगे बढ़ा है। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है, करोड़ों रुपयों का कारोबार होता है। एक बार इनसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये बताइए कि ऑटो और ई रिक्शा पिछले दिन जब से कॉरिडोर बना है तो कितना आप लोग का व्यापार बढ़ा है? व्यापार तो बढ़ा है, कुछ बहुत बड़ा है। मतलब जो कम थोड़ा होता था, कम से कम रुपये में 12 आना 10 आना बढ़ गया है। हाँ, जैसे कि लोग पर्यटन पहले 500 आते थे, अब 1000 आते हैं, अब 800 आ जाए। तो आप लोग को दिन भर काम मिलता है? काम मिलता है दिन। और किराया भी बढ़ा है? किराया नहीं बढ़ा है सर, किराया जैसे पैसे की बढ़ेगा क्या। तो पहले कितना कमा लेते थे आप? जैसे 400-500, इस समय 800-700 हो जा रहा है रात को 11 बजे तक, 10 बजे तक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो शहर के विकास का मुखड़ा है। काम हर कोने में हो रहा है। काशी को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए 1572 करोड़ की लागत से रिंग रोड बनाई जा रही है, जिसका पहला हिस्सा नवंबर 2018 में पूरा हो चुका है। रिंग रोड के बनने से भारी वाहन इस रास्ते से निकल जाते हैं और शहर जाम से बच जाता है। काशी में मौजूदा वक्त में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बाद शहर की किस्मत बदलनी तय है।
आपकी टीवी स्क्रीन पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जिसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 5 सालों में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जापान दौरे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया। और मैं तो काशी का सांसद हूं और बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आबे जब काशी आए थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया सौगात काशी को दी। काशी में जापान के सहयोग से बना रुद्राक्ष। हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था की पटरी पर तेजी से दौड़ाने के लिए उसे स्मार्ट सिटी की जरूरत है। और वो जरूरत क्यों है, समझिए। शहर हर देश के अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन होता है। भारत की 31% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। शहर भारत की जीडीपी में 63% योगदान करते हैं। शहरीकरण बढ़ने के बाद भारत की 40% आबादी के शहरों में रहने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2030 तक शहर भारत की जीडीपी में 75% का योगदान कर सकते हैं और इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास की जरूरत है। तो एक तरफ काशी के क्योटो बनने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद का वो विवाद जो बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। ज्ञानवापी विवाद पर कल सुनवाई से पहले सी वोटर ने एक सर्वे किया। क्या ज्ञानवापी में जिला कोर्ट को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार दे देना चाहिए? हाँ कहने वाले 71% लोग, नहीं कहने वाले 25% और कह नहीं सकते 4% लोग। यानी ज्ञानवापी में जिला कोर्ट को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार दे देना चाहिए। हाँ कह रहे हैं 71% लोग।